दोस्तों, मेरा नाम वरुण है। मेरे गांव का पुश्तैनी मकान अब कोई काबिल न बचा था। इसी कारण मैंने किसी शहर में परमानेंटली सेटल होने का डिसीजन लिया, जहां पर मैं अपने परिवार समेत खुशी से रह सकूं। दरअसल मेरा बिजनेस दिल्ली में था, जहां पर मैं और मेरी वाइफ रहते थे। इस बार हम पूरे परिवार, मेरे माँ, पापा, दादा दादी और अंकल आंटी समेत सभी लोग अब दिल्ली में रहने वाले थे, क्योंकि अभी 2 महीने पहले आई बाढ़ की वजह से हमारा पुश्तैनी मकान अब खारिज हो गया था, जिस वजह से हम लोग दिल्ली आ गए और हमने शहर से एक कदम हटकर जमीन खरीद ली, क्योंकि वहां पर बहुत हद तक शांति थी और कीमत भी बहुत कम थी। और हमारे नए घर का निर्माण शुरू कराया गया। मेरा घर भी अब 1 साल के अंदर में ही बनकर तैयार हो गया था। मेरे दादाजी ने कभी भी उस मकान का निर्माण होते हुए देखा नहीं था, क्योंकि कुछ महीनों से मेरे दादा और दादी दिल्ली के चौक घाट में मेरी बुआ के घर रह रहे थे। पहले दिन जब हमने अंदर का लुक किया तो हमें बहुत ही पसंद आया। मेरे दादा ने तभी मुझे आवाज लगाई और बुलाते हुए कहा, घर तो अच्छा है, लेकिन क्या एक बार भी तुमने ये गौर किया कि रसोई घर दक्षिण दिशा की तरफ है? मैंने हैरानी से पूछा, तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे दादा बोले, क्या तुमने किसी पंडित को नहीं बुलाया था जो इस घर को पवित्र कर अच्छे नक्शे पर बनवाए? मैं बड़ा हैरान हुआ और बोला, नहीं, अब इसमें पंडित को बुलाने की क्या जरूरत है? अच्छे अच्छे डिजाइनर्स ने इस घर को बनाया है। मेरे दादाजी बोले, देखो, कभी भी कोई नई इमारत का निर्माण बिना वास्तुशास्त्र के नियम के नहीं होता। हर कमरे की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। सच कहूं तो मुझे मेरे दादा की कोई भी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था। मेरे दादा ने बोला, हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए, ये घर हमारे लिए ठीक नहीं है। इस घर का एक भी कमरा सकारात्मक संकेतों की दिशा में नहीं है। इस पर मैंने कहा, दादाजी, आप भी कहां ये भूत प्रेत और पुरानी घिसी पिटी चीजों को लेकर बैठ गए हैं? जमाना बदल गया है। घर का कमरा हो या चाहे घर ही हो, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपने दादाजी को उस समय जैसे तैसे समझाया और फिर इसके बाद हम सभी लोग अपने कमरे में आराम करने चले गए। हमारा घर का पूरा काम तो लगभग हो ही गया था। उस रात देर तक मैं और मेरी वाइफ अपने नए घर के बारे में बात करते रहे। हमारा घर जिस जगह पर बना था उसके आसपास पेड़ पौधे और घर के पीछे एक जंगल भी था। हमारे घर के लगभग आधा किलोमीटर आगे से शहर का हाईवे था। हमारा घर अब एक शांत जगह पर स्थित था। घर काफी सुंदर और बहुत बड़ा था। हम लोगों का 1 हफ्ता वहां पर बहुत ही अच्छे से गुजरा, पर मेरे दादा हर समय अब किसी ख्यालों में खोए खोए रहते थे। मुझे इसके पीछे का कारण तो नहीं पता था, पर मैंने इतना सोचा कि शायद समय के साथ दादाजी का ये वहम दूर हो जाएगा। एक रात मैं अपनी ऑफिस से घर आया और मैंने जैसे ही कार पार्क करके घर की तरफ बढ़ा, मुझे अपनी छत के टेरेस पर एक छोटी सी लड़की दिखी, जो कि अपार्टमेंट की लाइट में साफ दिख रही थी। ये देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि आखिर ये बच्चे मेरे घर के टेरेस पर इतनी देर रात कहां से आई। मैं अपने घर में गया और सामान रखा और मैंने टेरेस के ऊपर जाकर देखा तो वहां पर कोई लड़की नहीं थी। फिर मेरी वाइफ ने मुझे डाइनिंग हॉल में बुला लिया और मैंने भी इस बात का जिक्र किसी और से नहीं किया और इसे महज एक वहम समझकर उसको भुला दिया। करीबन रात के 3 बज रहे थे। मेरी अचानक से आंख खुल गई। किसी के बात करने की आवाजें आ रही थी। मैं बेड से उतरा और उस आवाज के पीछे जाने लगा कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। तभी मैंने पाया कि आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। हमारे जो भी अनयूज्ड आर्टिकल्स थे उसे हमने उसी घर में रखा था। मैंने खिड़की को हल्का खोला ये देखने के लिए कि आखिर अंदर कौन इतनी रात को फुसफुसा रहा है। मैंने हल्की सी खिड़की खोली, पर तभी जो मैंने देखा उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मैंने देखा स्नेहा, जो कि मेरे चाचा की छोटी बेटी थी,
वो एक दीवार की तरफ मुंह किए किसी से जोर जोर से बातें कर रही थी। और तो और मैंने ये भी देखा कि जो स्नेहा ने एक डॉल को आगे पास किया और उस डॉल को किसी ने पकड़ लिया, जबकि वहां पर स्नेहा के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल हवा में हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी मैंने दरवाजा खोला और मैं स्नेहा को गोद में उठाकर ले जाने लगा। तभी स्नेहा जोर से रोने लगी और बोली, अरे मेरी फ्रेंड से मेरी डॉल तो वापस लेने दो। जब मैंने इतना सुना तो मुझे और भी अजीब लगा, पर मैं स्नेहा को उस कमरे से बाहर ले आया और उसे उसके कमरे में ले जाकर आराम से सुला दिया। मैंने उसका कमरा बाहर से बंद कर दिया था। फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया और जब मैं 2 घंटे बाद उठा टॉयलेट में जाने के लिए, तो फिर जो मैंने देखा तो उसने तो मुझे फिर से हैरान कर दिया। मैंने देखा स्नेहा अभी गार्डन में बैठे एक झूले पर झूला झूल रही थी और हैरान की बात तो ये थी कि स्नेहा खुद से नहीं झूल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसे पीछे से झुला रहा हो। फिर कुछ देर बाद स्नेहा झूले से नीचे उतरी और उसी झूले को धीरे से ढकेलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस झूले पर कोई और बैठा है जिसे स्नेहा पीछे से धक्का दे रही थी। फिर मैं दौड़ता हुआ स्नेहा के पास गया और इस बार उसे डांटते हुए कमरे में ले आया। मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर मेरा दरवाजा बंद करने के बावजूद भी किसने दरवाजा खोला। जब थोड़ी और सुबह हुई और सारे लोग जागे, तब मैंने इस घटना के बारे में बताया। उनका भी कहना कुछ खास नहीं था इस बारे में। उनका कहना यह था कि स्नेहा महज 6 साल की मासूम बच्ची है। बच्चे तो डॉल को भी अपना दोस्त मान लेते हैं और फैली जगह के कारण शायद कल रात को स्नेहा निकल गई होगी। फिर मेरे चाचा की जो बड़ी बेटी थी स्नेहाल, मैंने उससे कहा कि वो स्नेहा पर नजर रखे और अब से देर रात उसे इस तरह कमरे से बाहर ना जाने दे। फिर मैंने भी इस बात को धीरे धीरे करके पूरी तरह से भुला दिया। कुछ दिन और इसी तरह बीते, पर स्नेहा की ऊटपटांग हरकतें अब बढ़ती ही जा रही थी। स्नेहा ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि सच में कोई दोस्त उसके साथ हो, पर जबकि वहां पर कोई नहीं होता। एक शाम हम सब लोग बाहर लिविंग रूम में बातें कर रहे थे, तभी मेरी वाइफ चीखते हुए भागती आई और उसने बड़ी ही घबराहट से बताया कि उसने एक हाथ को फ्लोर के नीचे से निकलते हुए देखा है, जो कि किसी का कटा हुआ हाथ है। हम सभी लोग बाहर आ गए और वहां पर सच में एक कटा हुआ हाथ था, जिसे देखकर हम सभी डर गए। अब मेरे मन में 2 सवाल थे। पहले कि आखिर किसी का कटा हुआ हाथ अचानक से हमारे घर के फर्श पर कैसे आया। दूसरा सवाल ये था कि मेरी वाइफ ने बताया कि ये हाथ फ्लोर के अंदर से निकला था। अब भला ये कैसे मुमकिन हो सकता था। मैंने अब इन बातों को थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया। अब मुझे सोते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के बाहर कोई शख्स उल्टा लटका हो, और जब मैं खिड़की के पास जाता तो मुझे वहां पर कोई नहीं दिखता। अब धीरे धीरे ये वाकया दहशत में बदलने लगा। अब कुछ बहुत बुरा होने लगा था। अब घर का सारा सामान अपनी जगह से गायब रहता। किचन में खाना बनाते वक्त हर दिन किसी न किसी का हाथ जरूर कट जाता। टीवी अपने आप चालू बंद हो जाती और रात को सोते समय ऐसा लगता जैसे कोई पूरे घर में दौड़ रहा हो, और कभी तो किसी के रोने की आवाज आती तो कभी कहीं से जोरों के हंसने की आवाज आती। अब स्नेहा की हरकतें भी सामान्य नहीं थी। वो भी अब पूरा दिन अपने ही कमरे में किसी के साथ खेलती रहती, जो कि देखने में बहुत ही अजीब होता। अब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। मेरे दादा अभी भी मुझे सावधान कर रहे थे, पर मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता था। फिर एक शाम मेरे मौसी की बेटी की गोद भराई थी। इसी वजह से हम सभी लोग उनके यहाँ जाने वाले थे। वापस लौटते लौटते करीबन रात के हमें 3 बज गए थे। आज की रात
हम असलियत से टकराने वाले थे, जिससे हम सभी अब तक अनजान थे। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बीतने वाली थी। हमने जैसे ही लिविंग रूम का दरवाजा खोला तो सारे घर की लाइट का बल्ब अचानक से फूट गया। इसी वजह से पूरे घर में अंधेरा छा गया। पूरा घर घनी कोहरे में डूब गया। तभी मैंने अपने फोन की टॉर्च निकाली और फिर जो हमने देखा उसने तो हमारे होश ही उड़ा दिए। हमने देखा कि एक लड़की उसी लिविंग रूम के पंखे से फांसी लगाई थी। हम सभी पीछे हट गए और फिर तभी तेज हवाएं चलने लगी। इसके तुरंत बाद एक से एक बर्तन और चीजें उस हवा के चलते इधर से उधर उड़ने लगी थी। अब हमें उस अंधेरे में 4 अलग अलग लोग दिख रहे थे और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। हम लोगों का खौफ से बुरा हाल हो रखा था। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बंगले से बाहर भागने लगे, पर फिर हमारे कदम एकदम से रुक गए। हमने देखा सैकड़ों की संख्या में जमीनों से हाथ निकले हुए थे, जो कि अपने आप चलते चलते हमारी तरफ बढ़ रहे थे। पर मैं सभी को ऊपर वाले गेस्ट हाउस में लेकर गया और अंदर से दरवाजे को कस के बंद कर लिया। पर तभी हमने देखा कि स्नेहा हमारे पास नहीं थी। हमारा तो दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरे दादा भी वहां पर मौजूद नहीं थे, जो हमारे लिए दूसरा बड़ा झटका था। तभी बाहर से मेरे दादा की जोरों से चिल्लाने की आवाज आई। वो दरवाजे को जोर से खटखटा रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और मेरे दादा स्नेहा को गोद में लिए अंदर घुसे और उन्होंने अपनी जेब से लौंग, इलायची और नींबू मिर्ची और नमक का घेरा उस कमरे के बाहर बना दिया और कमरे को लोहे की सीकड़ी से बंद कर दिया। तभी दादाजी बोले, जब हम सब ऊपर भाग रहे थे तब मैंने स्नेहा को बगीचे में किसी के साथ बड़बड़ाते हुए देखा और मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जरूर इसने किसी मरी हुई बच्ची की आत्मा से दोस्ती की है। मैं जल्दी से उसके पास गया और मैं उसे खींचता हुआ घर के अंदर ले आया, पर तभी मैंने देखा कि पीछे से कोई मेरा हाथ पकड़कर खींच रहा है और आगे जाने से रोक रहा था। पर मैंने स्नेहा को नहीं छोड़ा। मैं किसी तरह स्नेहा को लिए अपने मंदिर वाले कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। वहीं मैं गायत्री मंत्र पढ़ते हुए मैंने लहसुन और नींबू की माला बनाई, जिससे माना जाता है कि कुछ समय तक इससे नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। और उसके तुरंत बाद मैं स्नेहा और कुछ सामग्री को लिए ऊपर आ गया और कमरे के बाहर उस विधि को करने से वो नकारात्मक शक्तियां कमरे में नहीं आ सकेंगी। उस रात से सूरज की पहली किरण पड़ने तक लगातार दरवाजों और खिड़कियों पर खटखटाहट होती रही, पर हम चुपचाप गेस्ट हाउस में दबे रहे। जब सुबह हुई तो मैंने ऑफिस से कुछ लोगों को वहां पर मदद के लिए बुलाया और फिर हम सभी वहां से सही सलामत बाहर पहुंच सके। मेरे दादा का कहना था कि उन्हें कुछ उस एरिया के लोगों से पता चला था कि उस जमीन के नीचे लाशों को दफनाया गया है। शायद घर के गलत निर्माण के कारण उन नकारात्मक ऊर्जाओं को निमंत्रण मिला। अब इसके पीछे का सच जो भी हो, पर वास्तुशास्त्र को ना मानने का अंजाम हमारा बहुत ही खौफनाक रहा। और मैं सभी से कहूंगा, अपने घर का निर्माण वास्तुशास्त्र को मद्देनजर रखते हुए ही करें, वरना इसका अंजाम मौत तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस